भाषा सामग्री के अन्य साधनों का विवेचन करने के पूर्व पाठ्य पुस्तक को सर्वाधिक उपयोगी भाषा सामग्री के रूप में जानना और समझना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक का अर्थ, उद्देश्य, गुण और आवश्यकता क्या है? पाठ्य पुस्तक का अर्थ क्या है? पाठ्य पुस्तक और विशेष रूप से भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण सामग्री है, जिसका संयोजन भाषा पाठ्यचर्चा और भाषा पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित दक्षताओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए निर्धारित पुस्तक या पुस्तकें ही पाठ्य पुस्तक कही जाती हैं। पाठ्य पुस्तक क्या है? शिक्षण की महत्वपूर्ण सामग्री है, जिसका संयोजन भाषा पाठ्यचर्चा और भाषा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी निर्धारित दक्षताएं हैं उसी के आधार पर किया जाता है। क्रोन बैंक ने पाठ्य पुस्तक को किन शब्दों में परिभाषित किया है? पाठ्य पुस्तक आमतौर से अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाती है। यह पाठ्य वस्तु का संकलित रूप है। इसमें कई अध्याय होते हैं, जिनका अध्ययन क्रमानुसार किया जाता है। परवर्ती अध्यायों के अध्ययन से पहले इस बात की अपेक्षा की जाती है कि छात्र पूर्ववर्ती अध्यायों से परिचित है। क्रोन बैंक क्या कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक आमतौर से अपरिपक्व छात्र के लिए लिखी जाती है। यह पाठ्य वस्तु का संकलित रूप है, जिसमें कई अध्याय होते हैं, जिनका अध्ययन क्रमानुसार किया जाता है। सिलसिलेवार ढंग से पुस्तकों में पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। पूर्व में जो बच्चे सीख गए उसके आगे का सिलेबस अगला इकाई में मिलेगा। परवर्ती अध्यायों के अध्ययन से पहले इस बात की अपेक्षा की जाती है कि छात्र जो पूर्ववर्ती अध्याय है उससे परिचित है। कार्टर गुड ने पाठ्य पुस्तक का तात्पर्य क्या बताया है? कार्टर गुड कह रहे हैं कि एक सुनिश्चित पाठ्य चर्चा के अध्ययन के प्रधान साधन के रूप में एक सुनिश्चित शिक्षा के स्तर पर प्रयोग करने के लिए एक सुनिश्चित विषय पर सुव्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। कार्टर गुड क्या कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित यानी निश्चित किया हुआ है पाठ्य चर्चा, उसका अध्ययन जब किया जाएगा तो एक प्रधान साधन के रूप में सुनिश्चित शिक्षा के स्तर पर प्रयोग की जाने वाली सुनिश्चित विषय पर व्यवस्थित रूप से लिखी गई पुस्तक को पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? कक्षा 1 से 5 जो प्राइमरी स्तर है तक भाषा शिक्षण के लिए भाषा की पाठ्य पुस्तक की रचना के मुख्य आधार निम्नानुसार होंगे। न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत भाषा के मुख्य कौशल और दक्षताएं। कक्षा 1 से 5 तक जो प्राथमिक स्तर का है, उस स्तर के लिए भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक की रचना की जाती है, तो उसका मुख्य आधार क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत भाषा के मुख्य कौशल और दक्षताएं। दक्षताओं के अंतर्गत
उपदक्षताएं, दक्षताओं पर आधारित सामग्री कक्षावार, जैसे वर्णमाला चार्ट, वर्णमाला पुस्तक, बाल शब्दकोश, बाल चित्रकोश, भाषा कौशलों के विकास से जुड़ी सामग्री, मौखिक निर्देश, वार्तालाप, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से संबद्ध सामग्री, गीत, कविता, पहेली, लेख, निबंध, चिट्ठी पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, डायरी, नाटक, व्यंग्य, कार्टून, भाषाई खेल। दक्षताओं पर आधारित ये सामग्री है। जैसे कक्षा है उस तरह की सामग्री है। जब बच्चा शुरुआत करेगा तो वर्णमाला चार्ट, वर्णमाला पुस्तक उसको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। बाल शब्दकोश, चित्रकोश, चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, बताया जाता है। तो ये सब दक्षता आधारित सामग्री है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए शब्द प्रणाली, वाक्य प्रणाली और वर्ण प्रणाली का समुचित ज्ञान, शब्द भंडार और व्याकरण का ज्ञान, मानक भाषा और लोक भाषा या बोली का ज्ञान एवं अंतर की समझ। मानक भाषा और लोक भाषा या बोली का ज्ञान एवं उन दोनों में डिफरेंसेस, उनकी अंतर की समझ होना जरूरी है। मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल साहित्य व बाल रुचियों और आवश्यकताओं का ज्ञान, पाठ्य पुस्तक रचना के तत्व, ये सारे जो हैं बाल मनोविज्ञान, बाल साहित्य और बाल रुचियों और आवश्यकताओं का ज्ञान, इसी के आधार पर पाठ्य पुस्तक की रचना की जाती है। अब अगला है पाठ्य पुस्तक रचना के तत्व क्या है। भाषा पाठ्य पुस्तक की रचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषाई कौशलों और दक्षताओं का निर्धारण किया जा चुका है। इसलिए उन दक्षताओं के आधार पर सामग्री निर्माण की निम्नलिखित प्रक्रिया आवश्यक है। सबसे पहला क्या है? चयन। भाषा शिक्षण के लिए सामग्री निर्माण के लिए सर्वप्रथम चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भाषा के लिए जो भी सामग्री विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होती है वह यत्र तत्र बिखरी हुई रहती है। विभिन्न भाषा पुस्तकों, साहित्यिक ग्रंथों, काव्य संग्रहों, कथा संग्रहों, उपन्यासों, एकांकी, नाटकों, जीवनियों, संस्मरणों, घटनाओं, पत्रों, डायरियों, लेखों और निबंधों, व्याकरण, शब्दकोश में यह सामग्री बिखरी होती है। इन स्रोतों के कक्षावार स्तर और आयु वर्ग की मानसिक और भाषाई आवश्यकता के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है और ध्यान यह रखा जाता है कि सामग्री में लगभग अधिकांश मुख्य विधाओं और तत्वों का समावेश हो सके। इस प्रकार सर्वप्रथम सामग्री का चयन आवश्यक है। भाषा के लिए जो भी सामग्री विभिन्न क्षेत्रों से उपलब्ध होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कथा संग्रह, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, डायरी, पत्र, यह सब भाषा के अंतर्गत आने वाली सामग्री है। भाषा के पाठ्य पुस्तक में
इन सबों का चयन किया जाता है। ऐसे हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उनमें कविता भी होगा, कहानी भी होगा, एक चैप्टर एकांकी का हो सकता है, किसी महापुरुष का जीवनी हो सकता है, किसी महापुरुष द्वारा विशेष समय पर लिखा गया पत्र जो हमें जीवन शैली के बारे में बताता है, उसको शामिल किया जा सकता है। यात्रा संस्मरण, राहुल सांस्कृत्यायन यात्रा संस्मरण के प्रमुख लेखक हैं। निबंध, ये सब सामग्री जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत आती है और इसी के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाता है। श्रेणीकरण या वर्गीकरण, सामग्री का चयन जब हम कर लेते हैं, उसके पश्चात उस सामग्री का स्तर के अनुसार श्रेणीकरण किया जाता है। जैसा उसका स्तर होगा वैसा उसका वर्गीकरण किया जाएगा। सर्वप्रथम सामग्री के संयोजन के लिए सरल से जटिल या कठिन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे शब्द के बाद संयुक्त अक्षर या संयुक्त शब्द, सरल संक्षिप्त वाक्य के पश्चात जटिल और बड़े वाक्य, छोटी तुकबंदी की 4 पंक्तियों की कविता को याद, 2 या 3 पदों की कविताएं, छोटी छोटी कथाओं के बाद लंबी कहानी, कक्षा में अभिनय योग्य नाटक, इस सामग्री का कक्षावार संयोजन दक्षताओं के आधार पर कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर करना श्रेणीकरण की प्रक्रिया है। जब हम चयन कर लेते हैं विषय वस्तु की, तो उसका श्रेणीकरण करते हैं, सरल से कठिन की ओर ले जाते हैं, संक्षिप्त वाक्य के बाद जटिल वाक्य और बड़े वाक्य ले जाते हैं, छोटी कथाओं के बाद लंबी कहानियां, और कक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा स्तर, जो बच्चों का क्लास स्तर है, उनका ध्यान रखना सबसे जरूरी है। उसी के स्तर पे पाठ्य पुस्तकों का श्रेणीकरण अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जो उनकी विभिन्न कक्षाओं को निर्धारित करता है। उसके आगे है संकलन। चयनित और श्रेणीबद्ध की गई सामग्री की पूरी पाठ्य पुस्तक में देना संभव नहीं हो पाता है। जितना हम चयन करते हैं और जितना वर्गीकरण किए हैं, उसको पूरा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक में नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए विद्यालय के शिक्षण दिवसों, कक्षा के स्तर, आयु वर्ग की आवश्यकता और रुचि के आधार पर प्रत्येक कक्षा के लिए निश्चित मात्रा में सामग्री संकलित और एकत्रित कर ली जाती है। यही संकलित सामग्री क्रमबद्ध ढंग से पाठ्य पुस्तक में संयोजित की जाती है। विद्यालय के शिक्षण दिवस, कक्षा के स्तर, बच्चों का आयु वर्ग और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए सभी सामग्री को क्रमबद्ध रूप से पाठ्य पुस्तक में संयोजित की जाती है। अब आगे है प्रस्तुतिकरण। ये जब 3 चीज हो जाएगा, चयन हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, उसका संकलन हो जाएगा, तब आएगा प्रस्तुतिकरण, चौथा स्टेप में। पाठ्य पुस्तक में भाषा सामग्री की रोचकतापूर्ण प्रस्तुति आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक
हमारे सामने आया तो उसकी रोचकता पूर्व प्रस्तुति करेंगे, तभी बच्चे शिक्षा का कार्य अच्छे ढंग से कर पाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामग्री प्रस्तुत करते वक्त किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? सबसे पहला है पाठ्य पुस्तक का आवरण आकर्षक और रंगीन हो। प्राइमरी स्तर पर जो बुक्स आती है, आप लोग भी देखे होंगे, अभी तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें एक ही तरह के बुक्स आती है, लेकिन सीबीएसई करिकुलम के बहुत सारे स्कूल अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स मंगवाते हैं, लेकिन उन बुक्स का स्तर एक ही तरह का होता है, भले वो पब्लिकेशन अलग हो, लेकिन उनकी गाइडलाइन जो है एनसीईआरटी के अनुरूप ही होती है। क्योंकि सीबीएसई पैटर्न हो या राज्य विद्यालय हो, जो सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार का पैटर्न है, जो पाठ्यपुस्तक का स्तर तय है, उसी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक का प्रकाशन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में देना होगा कि बच्चों के लिए जो पाठ्यपुस्तक आती है वो रंगीन हो, देखने में आकर्षक हो, जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं। पाठ्य पुस्तक का मुद्रण बड़े आकारों में हो। पाठ्य पुस्तक का जो मुद्रण हो बच्चों के लिए वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए। शब्दों और वाक्यों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। शब्द है और वाक्य है, उसके बीच में गैप होना चाहिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे। वाक्य रचना प्राथमिक स्तर के अनुरूप हो। वाक्य रचना बहुत अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो प्राइमरी स्तर के बच्चे के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं। पाठों का निर्धारण सरल से जटिल की प्रक्रिया अपनाकर हो। पाठों का जो निर्धारण हो पहले सरल हो, वैसे वैसे उसकी जटिलता बढ़ती जाएगी। अगर शुरू में ही हम बच्चों के सामने जटिल पाठ रख देंगे तो बच्चे ऊब जाएंगे। जो शिक्षा है, शिक्षण है, रुचिकर नहीं हो पाएगा। रुचिकर बनाने के लिए सरल से कठिन की ओर हमें ले जाना होगा। प्रत्येक पाठ के साथ अभ्यास और गतिविधि की सामग्री हो। प्रत्येक पाठ जो पढ़ाया जाए उसके साथ साथ अभ्यास हो और बच्चों के लिए गतिविधि हो, जिसको वो पूरा करेंगे, जिससे उनमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सृजनात्मकता का विकास होगा। पाठ के आधार पर आवश्यक चित्र, मानचित्र आदि चित्रित हो, जो आकर्षक और सुंदर होने चाहिए। जैसे चैप्टर हो उस तरह से आवश्यक चित्र होना चाहिए। मानचित्र उन पाठ्य पुस्तकों पर चित्रित होना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम आकर्षक, सुंदर और सरल महसूस होता है। जैसे मान ले रहे हैं एसएसटी का बुक्स है, उसमें हम अपने देश के बारे में बता रहे हैं, भारत देश, उसके विभिन्न राज्यों का वर्णन कर रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में टैली नहीं करेगा, वो भूल जाएंगे। लेकिन हम भारत का मानचित्र लेंगे, अगर उनके बुक्स में मानचित्र होगा, उनको हम बताएंगे इधर उत्तर दिशा, इधर पूर्व दिशा, इधर पश्चिम दिशा, इधर दक्षिण दिशा, और सारे स्टेट, सारे राज्य उसमें अलग अलग होंगे।
तो उनको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। उनके माइंड में नक्शा सहित अगर बाद में हम पूछेंगे कि कौन सा राज्य उत्तर में स्थित है, कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित है, वो तुरंत उसको बता पाएंगे। और ऐसे हम रटे रटाए उनको पढ़ा रहे हैं तो जल्दी समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मानचित्र होना जरूरी है, पिक्चर होना जरूरी है। प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको क से कबूतर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर कबूतर का पिक्चर होगा तुरंत तो पहचान जाएंगे, ये रहा कबूतर। तो चित्र, मानचित्र से पढ़ाई में रोचकता पैदा होगी। भाषाई खेलों का संयोजन हो और सृजनात्मकता के लिए पर्याप्त अवसर हो। भाषाई दक्षताओं, कौशलों और रुचियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक पाठ के साथ या प्रत्येक कौशल, दक्षता, उपदक्षता के साथ सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया और आकलन के अवसर उपलब्ध हो। प्राइमरी स्तर पे जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती हैं तो उनके साथ साथ भाषाई खेलों का संयोजन होना चाहिए। दक्षताओं, रुचियों, कौशलों, उपदक्षता के साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रिया और आकलन के अवसर बच्चों को मिलने चाहिए। समग्र मूल्यांकन का लिखित और मौखिक प्रावधान हो। जो मूल्यांकन हो वो मौखिक स्तर से भी हम कर सकते हैं और लिखित रूप से तो करते ही हैं। बच्चों का टेस्ट मौखिक रूप से कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। जो पढ़ाया जा रहा है बच्चे कितना उसको ग्रहण कर रहे हैं। भाषाई शिक्षण के अंतर्गत रचना, व्याकरण, सृजनात्मक विधाएं, शब्द भंडार और दैनिक जीवन में भाषाई शिष्टाचार व व्यवहारों का समावेश हो। भाषा शिक्षण के अंतर्गत व्याकरण, रचना, सृजनात्मक विधाएं, उनका शब्द भंडार और शिष्टाचार वाले व्यवहार का सभी का समावेशन होना चाहिए। पुस्तक की सामग्री से छात्रों में जिज्ञासा, उत्सुकता, आकर्षण और सामग्री के नाना प्रकार से उपयोग को प्रोत्साहन मिले। पाठ्य सामग्री कैसा होना चाहिए? छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न हो, उत्सुकता बनी रहे, आकर्षण और सामग्री के विभिन्न प्रकार से उपयोग, इन सब चीजों को प्रोत्साहन मिलेगा तो भाषा शिक्षण रुचिकर होगा। भाषाई क्षमताओं से उद्देश्यों के अनुरूप सामग्री का विकास हो, कौशलों की विविधता का प्रयोग हो। प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्नाभ्यास या अभ्यास माला होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभ्यास माला और प्रश्न अभ्यास से ही बच्चों में उस पाठ को पढ़ाया गया जिसके अंत में वो कितना ज्ञान हासिल किए, उन प्रश्न उत्तर से हमें पता चलेगा। तो इस तरह से प्रस्तुतिकरण जो चौथा स्टेप है, पांचवा और अंतिम जो है वो मूल्यांकन। पाठ्य पुस्तक तैयार हो गया, उसका वर्गीकरण हो गया, उसको जो काट छाट करना है संकलन या संपादन हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया कि कैसे बुक्स का प्रस्तुतिकरण हम करेंगे, और उसके बाद
नंबर आता है मूल्यांकन का। पाठ्यक्रम के आधार पर समूची पाठ्य सामग्री या पाठ्य पुस्तक के पाठों का इकाईवार विभाजन किया जाकर के समस्त पाठों के लिए पूरे शिक्षण सत्र की पूर्व योजना तैयार करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम के आधार पर पहले भाषा शिक्षण के आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्य योजना तैयार करते हैं। पाठ्य योजना तैयार करने से शिक्षा सत्र जो होता है उसकी पूर्व योजना तैयार करते हैं तो छात्रों के लिए वो लाभकारी होता है। प्रत्येक इकाई के पूर्ण होने पर भाषाई दक्षता, कौशल और उपलब्धि का आकलन सतत रूप से आवश्यक है। प्रत्येक इकाई जब पूर्ण हो जाता है, चैप्टर पूरा हो गया, तो पूरा होने पर भाषाई दक्षता, कौशल और उपलब्धि का हमें आकलन सतत रूप से करना आवश्यक है। मूल्यांकन त्वरित और निर्धारित दोनों प्रकार से हो सकता है। मूल्यांकन त्वरित और निर्धारित दोनों प्रकार से हो सकता है। त्वरित मूल्यांकन कक्षा में ही पाठ या प्रकरण पूर्ण होने पर शिक्षक या छात्र स्वयं या समूह में किया जा सकता है। त्वरित मूल्यांकन जब पढ़ाया जा रहा है, चैप्टर खत्म हुआ तो छात्र या छात्रों के समूह के साथ चर्चा करके मूल्यांकन किया जा सकता है। निर्धारित मूल्यांकन इकाई पूर्ण होने पर निर्धारित तिथि को किया जा सकता है, जो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक हो सकता है। जो निर्धारित मूल्यांकन है उसको हम वीकली स्तर पे या 15 दिन पाक्षिक और मासिक स्तर पे हम कर सकते हैं। समग्र या व्यापक मूल्यांकन वर्ष में 3 बार किया जा सकता है। समग्र और व्यापक मूल्यांकन जो है वो साल में 3 बार किया जा सकता है। प्रथम तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के माध्यम से व्यापक और समग्र मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन के आधार पर छात्र की भाषा क्षमता और उपलब्धियों के स्तर का ज्ञान हो सकता है। जो भाषा शिक्षा कराया गया उनमें बच्चे कितना ज्ञान अर्जित कर पाए। तो जो सतत मूल्यांकन या समग्र मूल्यांकन होता है, छमाही, तिमाही और वार्षिक आधार पे, तो छात्र की जो क्षमता है उसका हम पता लगा सकते हैं, उनकी क्षमता और उपलब्धि को, जो विश्वसनीय और नियमानुसार प्रमाणिक माना जा सकता है। चयन और श्रेणीकरण की प्रक्रिया अपनाकर हिंदी क्षेत्रीय भाषा शिक्षण सामग्री कक्षा 3 या 4 के लिए तैयार करेंगे। ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये गतिविधि, जैसे अभी बताया गया आप लोगों को कि इकाई खत्म होने पर अभ्यास, गतिविधि, प्रश्नमाला होना चाहिए, तो उसी तरह से आप लोगों के सामने रखा गया है कि चयन और श्रेणीकरण की प्रक्रिया बना करके 3 या 4 के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करें और पाठ्य पुस्तक की परिभाषा के आधार पर पाठ्य पुस्तक के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करें। ये आप लोगों के लिए गतिविधि है। और आगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है। इनमें पहला क्वेश्चन है,
भाषा शिक्षण सामग्री के प्रकार क्या हैं? अभी आप लोगों के साथ चर्चा हुआ भाषा शिक्षण सामग्री, उसका प्रकार, पाठ्यक्रम, पुस्तकें और अध्यापन साधन, खेलने के औजार और प्रतियोगिताएं, स्कूली संगठन, विशेषज्ञ सहायक और प्रदर्शनी, छात्रों की कला और उनकी उपलब्धता। तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही आंसर होगा पहला अ, पाठ्यक्रम, पुस्तकें और अध्यापन साधन। ये भाषा शिक्षण के सामग्री के प्रकार हैं। भाषा शिक्षण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का स्तर बढ़ाना, भाषा कौशल को विकसित करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना या विद्यार्थियों के बीच सामर्थ्य बढ़ाना। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा भाषा कौशल को विकसित करना। इसका सही आंसर होगा भाषा कौशल को विकसित करना। तीसरा है भाषा शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण क्या है? भाषा शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण क्या है? शब्दावली बढ़ाने के लिए क्रियात्मक गतिविधियां, विज्ञान की पुस्तकें, गणित का समाधान या कला और संगीत। इसका सही उत्तर होगा शब्दावली बढ़ाने के लिए क्रियात्मक गतिविधियां। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, भाषा शिक्षण सामग्री का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? भाषा शिक्षण सामग्री का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाना, स्कूल के स्तर को ऊंचा करना, भाषा कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक विकास। इसका सही उत्तर होगा भाषा कौशल को विकसित करना। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण सामग्री के उपयोग के फायदे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ना, स्कूल के विकास में सहायक होना, भाषा कौशल का विकास या सभी उपरोक्त। यहां पे जो सही उत्तर होगा सभी उपरोक्त होगा। भाषा शिक्षण सामग्री के प्रकार में से निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, अनुभवी, अस्तित्ववादी और प्रौद्योगिकी। इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर। उसका जो स्तर होता है इस तरह से होता है, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर। भाषा शिक्षण सामग्री के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण सामग्री के उपयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा के स्तर की कमी को सुधारना, छात्रों के मनोबल को बढ़ाना, भाषा कौशल को विकसित करना या शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर होगा भाषा कौशल को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण सामग्री का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है। विद्यार्थियों का अभिरुचि प्रत्याशा, सामूहिक सहयोग बढ़ाना, विषय संबंधी ज्ञान में सुधार, संस्कृति के विकास।
इसका सही उत्तर होगा विषय संबंधी ज्ञान में सुधार। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण सामग्री के प्रकार में से निम्नलिखित में कौन सही है? व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण, इतिहास और साहित्यिक। तीसरा है संघर्ष, उत्साह और संगीत। चौथा है आत्मस्वीकृति, स्वतंत्रता और समाज। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण सामग्री का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? अध्ययन संबंधी सहायता, सामूहिक सहयोग, विषय संबंधी